डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज पीएम मोदी ने की बंगाल में पहली चुनावी रैली। पीएम मोदी ने कूच बिहार में रैली कर ममता बनर्जी पर बोला हमला। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर काम करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। एटीएस ने लखनऊ से 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर संचालित कर रहे थे देश विरोधी गतिविधियां। लखनऊ सहित कई शहरों में थी विस्फोट करने की तैयारी। कानपुर में कोडेन कफ सिरप की अवैध तस्करी के बहुचर्चित मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी आरोपी शिवम अग्रवाल गिरफ्तार। लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा था लोकेशन। 42 करोड़ की अवैध सप्लाई का खुलासा। ईरान में लापता हुआ अमेरिका का पायलट मिला। मौत के मुंह से बच निकला। F-15E स्ट्राइक ईगल का पायलट। भारी गोलीबारी के बीच ईरान से सुरक्षित खोज लाई अमेरिकी सेना। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे में हॉर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम। ट्रंप बोले नहीं माने तो तबाह कर देंगे। जवाब में ईरान ने ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम ठुकराया। पश्चिम एशिया में जंग हुई और भी भीषण। इजरायल ने ईरान लेबनान में बरपाया कहर। उधर ईरान के बुशहर न्यूक्लियर साइट पर हमला के बाद कुवैत के पावर प्लांट पर ईरान का हमला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कूच बिहार में रैली के जरिए पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने रास मेला मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। रैली में मोदी विकसित बंगाल का विजन पेश किया और शासन, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेरा। ये राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद उनकी पहली चुनावी रैली थी। बीजेपी ने इस रैली को सिंडिकेट राज और कटमनी संस्कृति के अंत का प्रतीक बताया है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा बंगाल को भय के युग से निकालकर भरोसे और विकास के भविष्य की ओर ले जाने पर केंद्रित है। रैली का उद्देश्य विश्वासघात के अध्याय को सुरक्षा और विकास की प्रतिबद्धता में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार 14 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जब उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित किया और लगभग 18,680 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। कुछ दिन पहले राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से मैंने बंगाल में परिवर्तन महाअभियान की शुरुआत की थी। ब्रिगेड ग्राउंड की वह ऐतिहासिक तस्वीरें, वो जन सैलाब, जनता का उत्साह, जनता का जुनून, तब से पूरे टीएमसी सिंडिकेट घबराया हुआ है। और आज मैं देख रहा हूं ब्रिगेड ग्राउंड में जो बिगुल बजा, कूच बिहार ने उस पर पक्की मोहर लगा दी है। पश्चिम बंगाल दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को केंद्र की कई योजनाओं से वंचित रखा गया है। साथ ही कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने
झारग्राम सहित 4 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान भारी जन सैलाब उमड़ा, जिसे उन्होंने जन समर्थन का संकेत बताया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम में शामिल हुए। रंगमंच के माध्यम से इतिहास कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं, इसके बारे में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, 1000 साल पहले जो शौर्य महाराजा सुहेल देव ने दिखाया था, उसे सभी को जानना चाहिए। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले विदेशी आक्रांता को सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि ऐसी निर्मम मौत दी कि किसी की दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, सालार मसूद माफिया से कम नहीं था। अभी जो माफिया मिट्टी में मिल गए हैं, उनका ही एक रूप था। उसने हमारे मंदिर तोड़े थे। महाराज सुहेल देव ने उसे ऐसी मौत दी थी जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। गर्म लोहे के तवे पर बांधा और जला दिया। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का। मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेल देव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था, सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेल देव के स्मारक में जाती है। सालार मसूद के उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। इजराइल के संघर्षग्रस्त नेटानिया शहर में फंसे अकबरपुर निवासी अखिलेश कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश व जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की पहल पर जॉर्डन के रास्ते सकुशल वापस लाया गया है। ये घटनाक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, जिला प्रशासन, अंबेडकर नगर की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता एवं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अखिलेश कुमार इजराइल में रोजगार के लिए गए थे, लेकिन वहां उनके नियोक्ता के असहयोग और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण वो गंभीर मानसिक तनाव में आ गए और उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो स्वयं लौटने में असमर्थ हो गए। इस दौरान उनकी पत्नी किरण देवी, निवासी ग्राम हसपुरा, थाना समनपुर, तहसील जलालपुर ने 25 मार्च 2026 को आयोजित जनता दर्शन में उपस्थित होकर जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अनुपम शुक्ला से मिलकर अपने पति की सुरक्षित वापसी के लिए भावनात्मक अपील की थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा तत्काल इसकी जानकारी शासन को भेजी गई। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को अखिलेश की सकुशल वापसी के निर्देश दिए। तब जाकर 28 मार्च 2026 को इजरायल स्थित भारतीय दूतावास को इस संबंध में औपचारिक पत्र प्रेषित किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तेल अवीव स्थित भारतीय राजदूत, वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों, जॉर्डन स्थित भारतीय राजदूत एवं जॉर्डन प्रशासन से निरंतर उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया। इजरायल के हवाई अड्डों के बंद होने के कारण वैकल्पिक रणनीति के तहत 1 अप्रैल 2026 को जॉर्डन के वीजा एवं अंतर्राष्ट्रीय एयर टिकट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और 2 अप्रैल को अखिलेश कुमार को विशेष वाहन से सुरक्षित तरीके से भारतीय दूतावास तेल अवीव तक लाया गया, जहां से उन्हें स्थल मार्ग से सुरक्षित रूप से जॉर्डन सीमा तक पहुंचाया गया। इसके बाद जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उन्हें जॉर्डन की राजधानी अमामान पहुंचाया गया। वहां से अखिलेश कुमार ने 2 अप्रैल को रात्रि रॉयल जॉर्डियन फ्लाइट पकड़ी और 3 अप्रैल को वो सुबह 4:55 पर सकुशल मुंबई पहुंच गए। क्या समस्या वहाँ हो रही थी और कैसे आए वो? जी सर, यहाँ हमारी माँ, उनकी माँ मतलब 2 महीने से बहुत परेशान थी, तो हम लोग मतलब वहाँ से सोचे कि हम चले आए, लेकिन वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो छुट्टी भी मिल गया तो उधर लड़ाई मतलब होने लगी, तो फ्लाइट नहीं आ रही थी। तब हम लोग क्या करें, तब सर से मतलब एसडीएम साहब को मतलब एप्लीकेशन दिए, तब सर ने पूरा तब जाँच करके हमें। कैसे मंगवाए वो? डीएम साहब से आप कब मिली? डीएम साहब से सर 25 तारीख को। टिकट किसने करवाया? सर
डीएम साहब जो से मतलब होते हैं, हम तो पूरा नहीं जानते, ये जानते हैं कि डीएम साहब सर हैं। बेरोजगारी से परेशान रामपुर का एक युवक रोजगार के चक्कर में रूस गया था। वह लोहे का कारीगर था और वेल्डिंग का काम जानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लोहे के काम के लिए नहीं बल्कि उसे जबरन युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। युद्ध क्षेत्र से उसने घर वालों को फोन भी किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई न हुई और आखिर युद्ध में लड़ते हुए वो मारा गया और उसका शव भारत भेज दिया गया। घर पहुंचते ही युवक के जनाजे से कोहराम मच गया। उसके परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो गया और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल रामपुर के एक साधारण परिवार का बेटा शावेज बेहतर रोजगार की तलाश में रूस गया था, लेकिन किस्मत उसे ऐसी जगह ले गई जहां से वो जिंदा वापस नहीं लौट सका। करीब 9 महीने पहले 22 वर्षीय शावेज अपने परिवार का सहारा बनने के इरादे से रूस गया था। वो वहां स्टील फर्नीचर का काम करने लगा था। घर वालों को उम्मीद थी कि शावेज विदेश में काम करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधार देगा, लेकिन रूस पहुंचने के महज 2 महीने बाद ही हालात बिगड़ गए। आरोप है कि उसे जबरन रूस की सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। परिवार का कहना है कि शावेज ने फोन पर बताया था कि उसे मजबूरी में युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ रहा है और वो वापस आना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच युद्ध के दौरान शावेज को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया। माता पिता और परिजन गहरे सदमे में हैं। आज शावेज का पार्थिव शरीर रूस से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। वहां से शव को रामपुर लाया गया है, जहां पूरे गांव में शोक का माहौल है। पैसों का हुआ 1 लाख 4.5 हजार रुपये, 3500 रुपये रोज मिले करे है नगद। फिर किसी ने बहकाया हम तुम्हें इतनी सैलरी देंगे, 50 लाख रुपए की सैलरी देंगे, 22 लाख रुपए तुम्हारे खातों में डालेंगे। हमारे बेटे ने हमें न बताया, हमसे जिक्र ना करा के मैं हुआ जा रहा हूँ। घर से एक आधार कार्ड मंगा के सब उनने अपना हुआ का खाता खुलवाया। छोटे भैया से फोटो खिंचवा के मंगा, उसे भी ना बताया मैं इस मारे खाता खुलवा रहा हूँ। और भैया उसे भी ना बताया। जब 8-10 दिन हो गए हैं, 8-10 दिन के बाद बता रहा बेटा अपने पापा को, पापा मैंने ऐसे करा। एक लड़का हल्द्वानी कहा, वो भी बता रहा, कभी वो बता रहा कभी ये बता रहा। फिर इसके पापा बोले सही बताओ बात। पिछले 24 घंटों से जारी अनिश्चितता के बाद आखिरकार अमेरिका ने अपने इस पायलट को खोज निकाला है, जो ईरान में गिराए गए F-15E स्ट्राइक ईगल के बाद लापता हो गया था। रिपोर्टों के अनुसार ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल के क्रू मेंबर को बचाने के लिए एक हाई रिस्क मिशन चलाया गया। अमेरिकी रेस्क्यू टीम ने ईरान के दक्षिणी हिस्से, संभवतः खुजेस्तान या कोहगिल्यू और बोयर अहमद प्रांत में दुश्मन के इलाके के अंदर से एक क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि ईरान में लापता अमेरिकी वायुसैनिक को सफलतापूर्वक ढूंढकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए लिखा, हमने उसे ढूंढ निकाला। हालांकि ये बचाव अभियान किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। अमेरिकी रेस्क्यू टीमों को पायलट तक पहुंचने के लिए दुश्मन की जमीन पर भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये सैनिक 2 दिन तक ईरानी सुरक्षा बलों से बचते हुए छिपा रहा। इसके बाद उसकी लोकेशन ट्रैक की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन ये मिशन बेहद खतरनाक था। रेस्क्यू टीम को भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा और कई घंटों तक संघर्ष चला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि समय खत्म हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ट्रंप अब तक हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान और लेबनान में हुए ये भीषण हमले उन हमलों के बाद किए गए जब IDF ने पश्चिमी और मध्य ईरान में 70 से अधिक हवाई हमले करने की घोषणा की थी।
आईडीएफ के अनुसार ये लक्षित हमले ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने और इजरायली नागरिकों के लिए खतरों को कम करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है। वहीं ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना ने कहा, ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफ़ी भरा है। इस तरह की धमकी का मतलब है कि आपके लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। पश्चिम एशिया में अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के युद्ध को 5 हफ्तों से ज्यादा समय बीत चुका है। इस बीच इजरायली रक्षा बलों ने ईरान और लेबनान में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक ईरानी और लेबनान में 140 हिजबुल्लाह संपत्तियों को निशाना बनाया। लेबनान के दक्षिणी सैदा इलाके के कफर हत्ता शहर पर इजरायली सेना ने हवाई हमला किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने बुशर न्यूक्लियर साइट पर 4 बार हमला किया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों से न केवल ईरान बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले से एक सरकारी ऑफिस कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत की सरकारी मीडिया के अनुसार हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना के बाद एहतियात के तौर पर कर्मचारियों को अगले दिन घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि तेहरान में हुए एक बड़े एयर स्ट्राइक में ईरानी सेना के कई बड़े लीडर्स को मार गिराया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बीते 1 महीने से ज्यादा समय से जंग चल रही है। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से कह रहे हैं कि ईरान की मौजूदा सरकार को हटाना है। इसे रिजीम चेंज कहते हैं। लेकिन जंग के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिका के अपने घर में ही बड़े बड़े अफसर की कुर्सी चली गई है और ईरान ने इसी को पकड़ लिया और पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का मजाक उड़ा दिया। गुरुवार को अमेरिकी थल सेना के सबसे बड़े अफसर जनरल रैंडी जॉर्ज को अचानक हटा दिया गया। उनका कार्यकाल अभी 1 साल से ज्यादा बाकी था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने उन्हें फौरन रिटायर करा दिया। हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले वायुसेना प्रमुख जनरल CQ ब्राउन को हटाया जा चुका था। नौसेना प्रमुख और वायुसेना के उप प्रमुख भी जा चुके हैं। यानी अमेरिका की तीनों बड़ी सेनाओं के शीर्ष अफसर बदले जा रहे हैं। कई जानकार कह रहे हैं कि जनरल जॉर्ज इसलिए हटाए गए क्योंकि वो ईरान में जमीनी लड़ाई के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी कुछ नहीं कहा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। अमेरिका की सबसे बड़ी कानूनी अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी हटा दिया गया। उन पर एक बड़े मामले के कागजात सही तरीके से न संभालने का आरोप था। जैसे ये खबरें बाहर आईं, ईरान ने मौका नहीं छोड़ा। साउथ अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें अमेरिकी सैन्य नेताओं की बैठक दिख रही थी। कुछ चेहरों पर निशान लगाए गए। नीचे लिखा था कि रिजीम चेंज सफलतापूर्वक हो गया। साथ में ट्रंप का नारा मागा लिखा था और एक हंसने वाला इमोजी। यानी ईरान का सीधा तंज था कि ट्रंप दूसरों की सरकार बदलने की बात करते हैं, लेकिन असली उलटफेर तो उनके अपने घर यानी वॉशिंगटन में हो रहा है। एक तरफ ट्रंप ईरान को बदलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ही सेना से बड़े अफसर हटाते जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर सवाल उठ रहे हैं और ईरान इसी कमजोरी को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसने राजनीतिक और सैन्य हलकों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत भविष्य में किसी भी तरह की दुस्साहसिक कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब कोलकाता जैसे बड़े शहर को निशाना बनाकर देगा। आसिफ ने यह बयान अपने गृहनगर सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। भारत और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराकर किसी सैन्य ऑपरेशन की कोशिश करता है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार प्रतिक्रिया सीमित नहीं होगी, बल्कि बड़े और रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियों के जवाब में आया है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी दुस्साहसिक कदम उठाया जाता है तो भारत उसकी प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक तरीके से देगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता मिली। एजेंसी ने 4 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया जो देश में आंतरिक माहौल को बिगाड़ने की तैयारी में लगे थे। इनके पास से ज्वलनशील पदार्थ, 7 मोबाइल फोन, 24 पैम्पलेट और आधार कार्ड मिले हैं। इनसे पूछताछ जारी है। गैस सिलेंडर और ट्रकों में आगजनी कर दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही थी। आरोपियों ने कुछ स्थानों पर छोटी आगजनी की घटनाएं भी की। एटीएस ने गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब को शिकंजे में ले लिया है। गिरोह का मुख्य सरगना साकिब निवासी मेरठ बताया गया है। साकिब अपने धंधे की आड़ में आतंकी पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में रहकर सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। एटीएस को सूचना मिली थी कि गिरोह को लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई है। ये गिरोह प्रतिष्ठित संस्थानों के वाहनों के साथ रेलवे सिग्नल बॉक्स में आगजनी से दहशत फैला रहा था। गिरोह पाकिस्तान के कट्टरपंथी हैंडलर्स और अफगानिस्तान देश के कई नंबरों से जुड़ा था। ये भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहा था। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने शुक्रवार को लखनऊ से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपित लखनऊ, अलीगढ़ व गौतम बुद्ध नगर में विस्फोट और सामूहिक नरसंहार कर दहशत फैलाने की फिराक में थे। अब एटीएस आतंकियों को रिमांड पर लेकर और राज खोलने की तैयारी में है। कानपुर में कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के बहुचर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया आरोपी शिवम अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम इस पूरे कांड के मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल का पुत्र बताया जा रहा है और लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदल रहा था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिवम अग्रवाल ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कबूल किया कि फर्जी फर्म श्रीराम मेडिकल एजेंसी के नाम पर कूटरचित बिल बनाकर कोडेन युक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं की अवैध तस्करी की जा रही थी। ये नेटवर्क न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों तक फैला हुआ था। जांच में सामने आया कि शिवम अग्रवाल की एक फर्म नॉक्स फार्मास्यूटिकल दिल्ली में रजिस्टर्ड थी, जिसके माध्यम से करीब 42 करोड़ रुपए की 76,50,000 से अधिक कोडेन युक्त कफ सिरप की बोतलें हिमाचल प्रदेश की कंपनी बिंग्स बायोटेक से मात्र 14 महीनों में खरीदी गई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि नशीली दवाओं की सप्लाई किन किन जिलों और राज्यों में की गई। मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी गहन जांच की जा रही है। बताया गया कि शिवम का पिता और मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल फिलहाल न्यायालय के आदेश पर कानपुर जेल में बंद हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।